पेट रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली एज वेल एज इकोनॉमिकली। द डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड। हमें हमेशा ऐसी ब्रीड को चूज़ करने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा फेरोशियस ना हो, इन पे हम ट्रस्ट कर सकें। करेक्ट प्लेस पे करेक्ट चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है। जो पेट्स हैं ये दीज आर नॉट गुड्स, कोई सामान नहीं है कि एक बार आ गया तो एनी हाउ हमने कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लिया। इसको कभी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि बस एक डॉग का बेबी है, इसको किसी भी कॉर्नर में रहने दीजिए। डॉग एंड कैट क्या होता है, ये सोशल एनिमल है बेसिकली। ये हम लोगों से अटैच होना चाहते हैं। Hey guys, this is your host Andosh Surbhi and you are watching पंजाब केसरी। हम आपको अपनी वेब सीरीज़ दिखा रहे हैं जिसमें हम कंटिन्यू आपको डॉग्स पैट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाते हैं। लास्ट टाइम आपने सेगमेंट में देखा हमारे कि हम एक फैमिली से रूबरू हुए थे, जहाँ पे फैमिली के एक माइंड सेट को जाना कि आप अगर न्यूली पेट पेरेंट हैं तो क्या क्या आपकी तैयारियाँ होनी चाहिए एक पेट को ख़रीदने के पीछे, और एक कैसे केयर उनकी की जानी चाहिए प्रॉपर। वहीं आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी। उनसे जानेंगे कि जब आप अपने घर में डॉग लाते हैं तो क्या आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल है आपसे कि अगर हम अपने लिए एक डॉग चूज़ करने जा रहे हैं, माइंड सेट है, तो किस तरह का आप डॉग जो है घर में ला सकते हैं। हेलो सुरभि जी एंड नमस्ते सारे लोगों को। पेट एक ऐसा वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं कि पेट के अंदर बेसिकली हम लोग डॉग्स, कैट एंड जो भी कंपेनियन एनिमल्स होते हैं उनको रखते हैं। तो घर में लाने से पहले पेट्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा प्री बोलते हैं, जैसे कि पहले अपने तैयारी करने की ज़रूरत है कि पेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिसीज़न कभी भी बहुत हरी अप में नहीं लेना चाहिए कि जल्दी जल्दी में ले लिया और पेट को रखने। तो अगर पेट रखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर मेंटली एज वेल एज इकोनॉमिकली, क्योंकि पेट आज एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और एक दूसरा जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर रहते हैं, तो उनको एक कंपेनियन चाहिए, गुड फ्रेंड। तो जैसे बोलते हैं कि डॉग इज़ द बेस्ट फ्रेंड, तो उसी के कैटेगरी में है कि अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें एक पेट रखना है तो पहले तैयारी करनी है। उसके बाद फिर हमें चूज़ करना है कि कौन सी ब्रीड, कौन सा। देखिए, अभी आपने बोला कि पेट हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ डॉग होते हैं जैसे कि घर पे रखना सेफ़ नहीं होता, क्योंकि घर पे बच्चे भी होते हैं और फिर उनकी प्रॉपर केयर भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आजकल लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, कामकाजी हो गए हैं। तो इस हिसाब से हम कैसा एक पेट चूज़ कर सकते हैं जो फैमिली के लिए भी अच्छा हो और बाइट वगैरह भी उसकी वो ज़्यादा ना हो। देखिए, पेट में अगर जैसे दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग पेट में कैट को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग डॉग्स को प्रेफर करते हैं। ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप डॉग को प्रेफर करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे देखना होगा क्योंकि हम लोग को, जैसा हम सब सारे लोग जानते हैं, पेट्स में डॉग्स में ही बहुत सारी ब्रीड है। तो जिसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, कोई लोग 4-5 भी बांट सकते हैं। जैसे टॉय ब्रीड हो गया, स्मॉल ब्रीड हो गया, मीडियम ब्रीड हो गया, लार्ज ब्रीड, और एक इसका है जायंट ब्रीड। तो अगर हम लोग पहले ये देखना होगा कि हमारी फैमिली क्या है, हमारी नीड क्या है और किस तरह से हमारा माइंड सेट है पेट के लिए। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको छोटी ब्रीड लेनी है, जैसे कि टॉय ब्रीड में आपका सिज्जू आ गया, आपका लासाप्सो आ गया, आपका मिनिएचर्स आते हैं, इसमें बीगल्स भी, डैशून, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये आपको देखना है। जैसे कुछ लोगों के पास है कि बहुत कैपिटिव एरिया है, बहुत कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जैसे वो फ्लैट में रहते हैं, दो रूम का हाउस, 3 रूम का हाउस। उसके लिए हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें वो ब्रीड लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का कंसर्न ना हो। अगर हमारे पास ओपन एरिया है, बड़ा एरिया है, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग तब उस हिसाब से ब्रीड को चूज़ करें। इसमें भी हम देखते हैं कि हमारी नीड है, जैसे कि अगर घर में बच्चे हैं तो हमें हमेशा ऐसी ब्रीड को चूज़ करने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा फेरोशियस ना हो, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, जिनका एंगर बाइट हो, ऐसे कुछ चीज़ें ना हो, जिनका टॉलरेंस लेवल अच्छा हो। जैसे अगर घर में बच्चे हैं तो हम लोग लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, इस तरह के ब्रीड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ ये मोस्ट लविंग ब्रीड में आते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को वॉच डॉग की तरह से देखना है कि हमें गार्ड डॉग रखना है घर में, अपनी सेफ्टी के लिए पर्पज़ से रखना है, तो आपको थोड़ा हम लोगों को जायंट ब्रीड में या लार्ज ब्रीड में जाना चाहिए।
उसमें आपका जर्मन शेफर्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे ब्रीड हैं जो एक अच्छा वॉच डॉग। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर नीड, क्या हम सोचते हैं उस हिसाब से हम लोगों को ब्रीड चूज़ करनी चाहिए। ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके अपनी सहूलियत के हिसाब से एक पेट को परचेज़ कर लिया, ठीक है। हम पेट ले भी आए, फिर उनकी बात आती है केयर की, तो कैसे उनकी प्रॉपर केयर हो, केयर में क्या-क्या हो सकता है, उसके बारे में बताइए ज़रा? देखिए, केयर सेकंड स्टेप है। उससे पहले है कि जब अगर हम पेट को लेने जा रहे हैं तो मार्केट से लेते हैं, कभी हमें कोई गिफ्ट मिल जाता है। तो अपने यहाँ एक ट्रेडिशन है, कुछ लोग पेट को गिफ्ट करते हैं। तो गिफ्ट करने में हम लोग टोटली हेल्पलेस होते हैं, हम लोग किसी को गाइड नहीं कर सकते कि आप किस तरह की ब्रीड हमें दीजिए। तो वहाँ पे अगर रॉन्गली गिफ्ट आपके पास आ रहा है जो आपके फैमिली में सूटेबल नहीं है, तो पहले हम लोगों को चीज़ों को करेक्ट प्लेस पे करेक्ट चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर सपोज़ आपके कोई फ्रेंड है, उन्होंने आपका हाउस छोटा है, आपका ये चीज़ें उतनी सूटेबल नहीं है, आपको कोई बड़ा ब्रीड दे दिया, जैसे सेंट बर्नार्ड दे दिया, ग्रेट डेन दे दिया, आप नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे बिकॉज वी आर हैंडलिंग वन बायोलॉजिकल सिस्टम। कोई ये जो पेट्स हैं, ये दीज आर नॉट गुड्स, कोई सामान नहीं है कि एक बार आ गया तो एनी हाउ हमने कुछ दिन के लिए एडजस्ट कर लिया। यहाँ बहुत इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो जो आपका है कि हम जो लेके आते हैं उससे पहले हमें चूज़ करने की ज़रूरत है। तो चूजिंग के लिए अगर हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना है तो हमें होना चाहिए। अगर हम सपोज़ किसी मार्केट में हम लोग जाते हैं, वहाँ से कोई पेट को परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें देखना है कि हम एक जेन्युइन लोगों के पास जाएं, जहाँ पे आप मार्केट में भी उनका फीडबैक ले सकते हैं। अगर जेन्युइन लोगों के पास जाएं, और पेट को लेने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कि देखना है हम लोगों को कि उनका जो वीनिंग एज होता है। बिकॉज़ जैसे कि अगर एक बच्चा है, वो अगर आपने 10 डेज़, 20 डेज़, 15 डेज़ अंडर वीनिंग में आपने लिया, तो वो बच्चे कहीं न कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। बिकॉज़ जो ये लोग मदर मिल्क लेते हैं माँ से, वो एक बहुत ही अच्छा इनके अंदर एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी कहा कि 10 डेज़ 15 डेज़ का मतलब होता है, तो परफेक्ट अपन उनको कितने महीने का एक बच्चा घर में ला सकते हैं, या क्या है ये मतलब? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वीनिंग एज। तो वीनिंग एज मीन्स ये होता है कि एक जब पप्स होते हैं लगभग 40 दिन के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, माँ से उनका जो सेपरेशन होने लगता है, बिकॉज मिल्क सिक्रीशन कम होने लगता है मदर से। फिर ऑटोमेटिकली जो बच्चा होता है वो क्या होता है, दूध पीना बंद करता है। आप इस वीनिंग एज को ऐसे समझिए कि जब माँ दूध पिलाना कम कर रही है या बच्चा धीरे धीरे दूसरे फीड पे एडॉप्ट हो रहा है। तो एक अगर हम मतलब देखें, स्टैंडर्ड देखें, तो वीनिंग एज ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करती है, बट आप इसको 6 to 7 वीक का ले सकते हैं। अब हम लोग एक पेट को लेके आ चुके हैं घर पे, तो फिर से हम बात कर लेते हैं उनकी केयर। अब आ जाती है बात यहाँ पे कि केयर अपन बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं होते हैं कि अब पेट आ गया तो उनका कैसे ख्याल रखना है, तो उसमें हम क्या करते हैं? देखिए, आप सपोज तो जैसे हम लोगों ने बात की कि हेल्थ के बारे में बात कर लिया, अब दूसरा होता है कि केयर के बारे में। तो जब भी कभी भी पपीज़ को हम लाते हैं अपने घर में, तो कुछ बेसिक चीज़ों को बहुत बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग 3 फैक्टर बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं कि हाइपोथर्मिया, थर्ड वन बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो पपीज़ में जो भी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जैसे कि जो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहता है बीइंग ए ओनर, वो इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, अगर डिहाइड्रेशन हुआ, सपोज़ एक पपी को हम लेके अपने घर पे आते हैं, इससे पहले वो किसी ब्रीडर या किसी दूसरे हाउस में रहा हो, वहाँ पे एक मदर के साथ में है, तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो हमारे यहाँ आते हैं, तो अपने यहाँ जब नए हाउस में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को एक स्ट्रेस डायरिया होता है, एंजाइटी होती है, उस इन्वायरमेंट से सेट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब स्ट्रेस डायरिया होगा या स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, तो उस एंजाइटी में इन लोगों को वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होने लगता है। एक तो ये हो गया। सेकंड, हम देखेंगे कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब पेट आता है, बच्चा आता है, तो उसमें बीइंग ए ओनर हमें इतना मतलब एक्साइटमेंट होता है, घर में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको डू एंड डोंट्स नहीं पता होता कि क्या हम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। उस दौरान हम उसको ओवर फीड करा देते हैं। बिकॉज अगर सपोज़ अगर हम एक बच्चे को 40 दिन के 42 दिन के बच्चे को ला रहे हैं घर में,
तो आप देखेंगे कि उसका वेट अगर कोई एक मान लीजिए लार्ज ब्रीड लिया तो उसका वेट 3 साढ़े 3 4 किलो के आसपास 3 किलो के आसपास होगा। बट उस समय स्टमक साइज़ बहुत लिमिटेड होती है। उस समय अगर हम लोग ने उनको ओवर फीड कराया तो एक पॉसिबिलिटी तो होती है कि ऐसे बच्चों को डिहाइड्रेशन लग सकता है, मतलब इनडाइजेशन होगा, ऑटोमेटिकली वोमिटिंग एंड डायरिया हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जो छोटा बच्चा होता है ये बहुत जल्दी सीवियर डिहाइड्रेट हो जाएंगे और वहाँ से क्या होता है कि कैजुअलिटी हो सकती है। सेकंड क्या होता है कि हाइपोथर्मिया बोलते हैं, कि जैसे जब एक छोटा पपी होता है तो वो जनरली अपने माँ के साथ रहता है। तो एक फ़ीमेल होती है, अगर हेल्दी फीमेल है तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 38 टू 39 के आसपास रहेगा, एक स्टैंडर्ड। उसमें क्या होता है, वो जब अपने माँ के साथ में अटैच रहते हैं तो अपने बॉडी टेम्परेचर को भी थोड़ा मेंटेन करते हैं। पपीज़ में बॉडी टेम्परेचर का जो बोलते हैं कि थर्मो रेगुलेशन जो होता है ये बहुत वीक होता है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके साथ ये फ्लक्चुएट करने लगते हैं, अगर कम हो रहा है तो भी गिरने लगेगा, या तो मतलब मीन्स कह सकते हैं कि बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो पपीज़ में वीक होता है, वो अपने बॉडी को उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब भी कोई पपी लेके आएँ तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के घर में जो एसी है उसका टेम्परेचर 16, 17, 18 है। इस कंडीशन में अगर हम पपी को लेके आते हैं और उनको 16, 17, 18 पे रखते हैं तो आपको कहीं न कहीं उनको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। एंड हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर गिरना, और एक बार अगर पपी का बॉडी का टेम्परेचर गिरता है तो ये कहीं न कहीं एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। तीसरा होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज़ छोटा पपी होता है तो उनके पास बहुत ज़्यादा रिजर्वायर नहीं होता, वो अपने बहुत ज़्यादा फूड मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते। तो पपी को क्या होता है, दिन भर में खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज़ अगर किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ या किसी वजह से हम उसको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं या कोई और बीमारी की वजह से उनका इंटेक कम हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसे बच्चों को बहुत ही मतलब एडिशनल केयर करने की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कोई लोकल वेटनेरियन है, कोई हॉस्पिटल है, तो आप अगर बच्चा पूरे दिन में नहीं खाना खा रहा है तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द तो क्लिनिक। यहाँ पे मेरा सवाल है कि जैसे न्यू पेट है हमारा, तो इनका भी कोई डाइट चार्ट प्लान बना के रखना होता है, तो अगर वो होता है तो उसमें क्या क्या होती है चीज़? जी, जी, जी। देखिए सबसे पहले है कि जहाँ से हम लोग पपी लेके आ रहे हैं, उन जो चाहे वो ब्रीडर हों, पेट शॉप हो, कहीं से भी, या इवन कोई दूसरे पेरेंट रहे हों जो अपने पपी को लास्ट 40 डेज़ से रख रहे हैं, तो उनसे हम लोगों को एक कोऑर्डिनेशन बना के रखने की ज़रूरत है। कभी भी कोई पपी लेके आते हैं तो हम लोगों को सडनली फीड चेंज नहीं करना है। सडनली मीन्स कि सपोज़ आप किसी एक पपी को एक सेरेलैक खिला रहे हैं, उसको जब हम अपने घर पे लेके आते हैं तो सीधा डॉग फूड पे शिफ्ट हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी फूड अगर हम लोगों को देना है तो इट शुड बी ग्रेजुअली। एक रूल है कि 20-25% ही हम दिन में एक बार में नया फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पपी के लिए क्या होता है कि दोनों ऑप्शंस है अपने पास। अब कमर्शियल भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, चाहे आपके पास गुड क्वालिटी के सेरेलैक अवेलेबल हैं, गुड क्वालिटी के पपी फूड अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ में आप देखें तो कुछ होम फूड भी अवेलेबल है। होम फूड अवेलेबल मीन्स जो हमारे घर में रहता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि जैसे जब हम लोग घर का खाना बनाते हैं तो प्रॉपर क्या होता है कि जो रैशनल फार्मूला होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कहीं न कहीं हम लोग प्रॉपर एक हेल्दी फूड बना के अपने पपी को नहीं दे रहे हैं, और चाहे वो डॉग हो चाहे कैट हो, तो कहीं न कहीं वो लोग इस तरह के डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इनिशियल डेज़ पे कोशिश करें कि गुड क्वालिटी का एक डॉग फूड, सेरेलैक, इस तरह की चीज़ों को रखें। उसके साथ साथ में जैसे कि डाइट चार्ट के बारे में, पपी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें एक रूल है कि आप देखें कि फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई एंड क्वांटिटी शुड बी लेस। इट मीन्स कि अगर आपको कोई मील देना है, आपके पास ऑप्शन है कि 3 टाइम्स दें या 6 टाइम्स दें या 5 टाइम्स दें, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर लीजिए। 3 की जगह पे आप 6 वाले को, 5 वाले को चूज़ कर लीजिए। उसके साथ क्वांटिटी कम कर लीजिए। और जैसे हम लोग पेट्स को लाते हैं तो अपने दिमाग में रहता है कि ट्रेडिशनल रहा के दूध पिलाना होता है। तो दूध में क्या होता है कि पपीज़ में बेसिकली पपीज़ का जो स्टमक होता है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है इतना जल्दी, क्योंकि मिल्क है, मिल्क में लैक्टोज रहेगा, तो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश हम लोगों को ये करनी चाहिए कि इनिशियल डेज पे रैशनल फूड ही दीजिए। होम फूड को
आप 40-50 दिन के बाद धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। होम फूड में भी बहुत सारे डू एंड डोंट्स हैं, लेकिन जो फर्स्ट वीक ऑफ डे हो इन आपके नए पपी का इन घर में, उसमें हम लोगों को कोशिश ये करना है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करना है। पपी के लिए वैरायटी ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं है। पपी को हम लोगों को वो फूड देना है जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो कुछ लोग होते हैं कि डेली डेली चेंजेस करते हैं, वो मुझे अपने प्रैक्टिस में समझ में आता है कि डॉग्स को बहुत डेली डेली खाना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक राइट डाइट चूज़ कर लिया, आप राइट प्रोडक्ट आपने चूज़ किया और उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। धीरे धीरे क्या होते हैं कि जैसे अगर डाइट चार्ट बनाते हैं तो इसमें फ्रिक्वेंसी क्वांटिटी को मेंटेन कर लिया। 6 आवर्स वुड बी द बेटर ऑप्शन। उसमें आपने 5-5 6 घंटे के गैप में आपने दिया और एक फ्रेश बाउल पानी आप हमेशा रखें पपी के लिए। यहाँ अपन ने पपी को चूज़ करके घर में लाने की बात कर ली, उनकी केयर की बात कर ली, अब उनकी फीडिंग की हमने बात करी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक पपी को वैक्सीनेशंस जो होती हैं वो कैसे उसका प्रोसेस होता है, कब तक वो चलता है? तो ये बताइए। देखिए, वैक्सीनेशन अपने यहाँ बहुत सारी वायरल डिजीज़ेज़ हैं, उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो वैक्सीनेशन क्या है, एक प्रिवेंशन मेथड है कि वायरल डिजीज़ से कैसे अपने पपी को बचाएं। तो कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिस पे मैटरनल इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, तो उनका वैक्सीनेशन हम लोग क्या होता है इनिशियल डेज से स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोर वैक्सीन्स होता है जिसको बोलते हैं DHPPL बोलते हैं। इसमें डिस्टेंपर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पार्वो हो गया, पैराइन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, ये क्या होते हैं, ये कोर वैक्सीन्स है। तो कोर वैक्सीन्स में हम लोग अगर जो बच्चा जहाँ से लेके आए, जो पपीज़ लेके आए, किटन्स लेके आए, स्पेशली अगर डॉग पपी लेके आए, तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर पेरेंट्स की हिस्ट्री मिलती है, अगर पहले से पेरेंट इनोकुलेटेड है, वैक्सीनेटेड है, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसिव इम्यूनाइजेशन पपीज़ में भी होता है, मैटरनल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है तो जब आप अपने घर में पपी लेके आते हैं तो कोशिश करिए कि इनिशियल 4-5 डेज़ 6 डेज़ तक हम लोगों को थोड़ा सा वैक्सीनेशन अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है कि सपोज़ आप एक नया बच्चा लेके आते हैं, अपने को पता नहीं होता है कि क्योंकि वायरल डिजीज़ में एक टर्म आता है इनक्यूबेशन पीरियड। आज सपोज़ मेरे अंदर वायरस है बट अभी मैं कोई क्लिनिकल साइंस शो नहीं कर रहा हूँ, तो इट मीन्स ये नहीं कि मैं आई एम ए फ्री फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज़, वो हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया स्ट्रेस, तो वैक्सीनेशन का भी कहीं न कहीं स्ट्रेस होता है। तो आप अगर कोई पपी लेके आते हैं, सपोज़ 40 डेज़ पे लेके आते हैं, 42 डेज़ पे लेके आते हैं, क्योंकि वो एज है, वैक्सीनेशन का एज है, उस समय भी हम वैक्सीन दे सकते हैं। अगर हमें उस पपी को बिल्कुल पूरी हिस्ट्री पता है, नोन है, जिनसे हम ले रहे हैं, तो उस पपी को हम लोग वैक्सीन कर सकते हैं। क्योंकि जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जो स्टैंडर्ड शेड्यूल देखते हैं, तो ये बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, उनका सबका ओपिनियन थोड़ा वेरी कर सकता है, बट स्टैंडर्ड जो वैक्सीनेशन का टाइम है वो 6th वीक ऑनवर्ड्स है फॉर द कोर वैक्सीन। अगर हम रेबीज़ के वैक्सीन की बात करें तो ये 90 डेज़ तक। मीनवाइल अगर किसी डॉग को कोई डॉग पपी है, अगर वो आपको स्क्रैच कर लेता है, अगर बाइट भी हो जाती है, तो ये जनरली देखा जाता है कि जो मैटरनल इम्यूनिटी होती है फॉर द रेबीज़, वो रेबीज़ के वायरस को जर्मिनेट होने नहीं देती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि छोटे पपी से जिनकी एज लगभग 12 हफ्ते से कम है, अगर वो एक्सीडेंटली आपको कहीं न कहीं अगर उनके दांत लग जाते हैं, नेल्स लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो प्रोबेबिलिटी कम है। तो बट प्रोबेबिलिटी कम है, और कहीं कहीं आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं, क्योंकि रेबीज़ एक ऐसा वायरस है, बीमारी है, जिसमें अभी तक हमारे पास कोई लाइव एनिमल पे देखने के लिए कोई ऐसा कुछ डायग्नोस्टिक किट नहीं है। इसमें ये देखा जाता है कि जो मैटरनल इम्यूनिटी होती है रेबीज़ का, वो नहीं होगा। फिर भी अगर आपको किसी डॉग ने स्क्रैच कर लिया और या दांत लग गया, तो उसमें हम लोगों को जितना इमीडिएट हम कोशिश कर सकते हैं, उस समय उसको क्या करिए, थरोली सोप से क्लीन करना है, और रनिंग जो वाटर होता है, टैप वाटर होता है, उसमें लगभग 10 से 15 मिनट तक आप अपने हाथ को धुलिए। 2 तरह का वैक्सीन है, एक तो कोर वैक्सीन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को, क्योंकि 2 वायरस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें एक पार्वो है, दूसरा डिस्टेंपर है। ये दोनों वायरल डिजीज़ेज़ हैं, और ये देखा जाता है कि पपीज़ जो होते हैं
वो वायरस मतलब जनरली पार्वो एंड डिस्टेंपर से बहुत जल्दी मतलब इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो छोटा पपी होता है उसके पास इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, स्ट्रांग नहीं होती है। अगर सपोज़ कोई एक बच्चा है जिसको पार्वो हुआ है, और पार्वो क्या है, कंटेजियस प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, इनको आ जाता है। उसमें क्या होता है, सपोज़ आप एक बच्चे को लेके आते हैं और जो जहाँ से आप लाते हैं उसमें ऑलरेडी किसी बच्चे को अगर सपोज़ पार्वो है, तो इनिशियल 2, क्योंकि इसमें भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो एक जो इंक्यूबेशन पीरियड में हमें आपको नहीं पता रहता है कि इस बच्चे के अंदर वायरस है या नहीं है। तो उस समय अगर हम लोगों ने बच्चे को इनोकुलेट कर दिया, जैसे घर पे लाया और उसी दिन वैक्सीन्स लगा दिया, अपने को हिस्ट्री प्रॉपर नहीं पता है, तो एक क्या होता है कि अगर बच्चे को पहले से वायरल है, वो पहले से बीमार है, और तो जब ऐसे वैक्सीन लगाने पे ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। तो हमेशा हमें आपको यही समझना है कि जब भी कोई पपी लेके आइए, अगर पूरी तरह से हिस्ट्री पता है तो, और एज अगर आपका 6 वीक ऑनवर्ड्स है, तो वी हैव टू गो फॉर द वैक्सीन्स। और रेबीज़ के लिए 90 डेज़ का 12 हफ्ते के बाद। अ, हमने अभी उसकी वैक्सीनेशन की बात करी न्यू पेट की। अब हम बात करते हैं कि हम इन्हें हैंडल कैसे करें अगर ये स्ट्रेस में हैं, मतलब इनके नेचर का कैसे पता लगाया जा सकता है कि अभी हमारा पपी बहुत ज़्यादा हैप्पी है, अभी इसका ये नेचर है, अभी इसको क्या ज़रूरत है इसमें? देखिए, हैंडलिंग एक जैसे आर्ट है, और ये चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे अगर पेट को लेके आते हैं घर पे, तो पपी को हमेशा आप एक बिल्कुल फ्रेजाइल जैसा समझें, बहुत ही नाजुक। इसको कभी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह से नहीं समझना है। ये नहीं समझना है कि बस एक डॉग का बेबी है, इसको किसी भी कॉर्नर में रहने दीजिए, और रफ़ हैंडलिंग नहीं कर सकते। बिकॉज़ क्या होता है कि हर आदमी कहीं न कहीं इमोशनल है। ऑफ कोर्स पपी अपने मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। जब एक लीटर में 5, 6, 7 पपीज़ होते हैं, तो ये साथ में रहते हैं, तो एक इनका एक अटैचमेंट होता है। जब इनको हम लोग सेपरेट करते हैं, तो सेपरेशन एंजाइटी एक मतलब नेचुरल सी चीज़ है, वो होगी ही होगी। तो जब पेट को आप लाएं, तो हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि पेट का बिहेवियर है जस्ट ना स्क्रॉल करना इधर से उधर, और हम लोगों को प्रॉपर हैंडलिंग करने की ज़रूरत है। हैंडलिंग में भी जैसे कि कुछ लोग हैं कि पीछे का जो रियर लेग होता है उसको पकड़ के उठा लिया, कान को पकड़ के उठा लिया, एक पैर को पकड़ के उठा लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या है कि जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबी होते हैं, उनमें बोन्स का एक डेफिनेट ग्रोथ होता है पर्टिकुलर एज तक। जॉइंट्स मैच्योर हो रही होती, बन रही होती, उस समय अगर आपने पुलिंग पुशिंग किया, तो कहीं न कहीं स्प्रेन होगा, और जितने भी जॉइंट्स के इश्यूज़ हैं, जॉइंट्स को आपने मतलब कहते हैं डिसलोकेट कर रहे हैं। तो अगर एक बार पपी को आप हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, तो एक तो आप हमारे आपके द्वारा उसको स्ट्रेस क्रिएट किया जाएगा, पेन दिया जाएगा, और जो बॉडी का एक कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको कहीं न कहीं हम लोग ख़राब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हैंडलिंग में हमेशा हैंडलिंग बहुत सॉफ्ट करनी चाहिए। हैंडलिंग में अगर आपको लग रहा है कि पपी इधर उधर जा सकता है, तो बेटर है कि हम एक टॉवल का यूज़ कर सकें। हमेशा जब भी आप गोद में लैप में लेते हैं, तो जस्ट एक टॉवल के ऊपर ही लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर में अगर छोटे बेबीज़ हैं, जो छोटे बेबी इन सेंस कि जो खुद अभी प्रॉपर वॉक नहीं कर पा रहे हैं, या उनसे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें कि वो पपी को हैंडलिंग कम करें। तो हैंडलिंग में हम लोगों को बेसिक देखना है कि बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, हार्ट के जो सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत मतलब सॉफ्टली उठाना है, और ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना। अगर पपी आपका है सो रहा है, तो उसकी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादा देर तक सोएंगे, स्लीपिंग आवर्स ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि आपका सपोज़ आप पपी लेके आते हैं, वो सो रहा है, उसको कोई न कोई घर में आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे जैसे उनकी नींद को आप डिस्टर्ब करोगे, तो उनका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। और फिर मैंने वही जो 3 बातें आपको बताई, डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, उसका बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। तो बेसिकली हम लोगों को देखना है कि पपी अपने से खाना खाए, और उसको एक कंफर्ट जोन दीजिए। कंफर्ट जोन मीन्स अच्छा फूड हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, और स्ट्रेस ना दिया जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रेनिंग की कि इनको ट्रेनिंग जो देनी चाहिए वो किस एज में वो हो, और मतलब कितने महीने के हों, जी। कब दे सकते हैं अपन जी। इनको ट्रेनिंग? देखिए, हमेशा पेट ओनर का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, बीइंग ए डॉक्टर हम लोगों से भी हमका हमेशा ये पूछना होता है कि ट्रेनिंग कब से कराएं, ट्रेनिंग कब से कराएं।
तो जो हमारा ट्रेनिंग टोटली डिपेंड ऑन द ब्रेन, आपके मेमोरी पे, आपके ब्रेन पे, आपके न्यूरोलॉजिकल चीज़ों पे। तो ये देखा गया है कि जो पपी का जो ब्रेन होता है ये 3-3.5 महीने के बाद ही डेवलप होता है प्रॉपर, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो लगभग आई 5 से 10 दिन में आईज खुलती हैं। आई का पूरा डेवलपमेंट होने में 4 से 5 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा उनका मूवमेंट है सारी चीज़। तो अगर जो लोग 40 दिन 45 दिन मतलब 6-7-8 हफ्ते का पपी लेके आते हैं और सोचते हैं कि उसी दिन से हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जनरली आप ये प्रोग्राम आप 3-3.5-4 महीने के ऊपर करिए। तो ट्रेनिंग के लिए हम लोगों को बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले घर में कोई पपी लेके आते हैं तो उनको प्रॉपर उस हमारे इन्वायरमेंट में हमसे आपसे अटैच होने दीजिए। और छोटे पपीज़ में जैसे यूरिन एंड स्टूल का लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि यूरिन ट्रेनिंग कब कराएं, स्टूल ट्रेनिंग कब कराएं। तो जो छोटा पपी होता है जिनकी एज लेस देन 12 वीक 12 हफ्ते से कम होती है, इनमें ये चीज़ें होती हैं कि पपीज़ में क्या होता है, टॉलरेंस लेवल वीक होता है। जैसे कोई एक्साइटमेंट हो गई तो भी वो यूरिन कर सकते हैं, अगर कोई डर हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो जो हम लोग शुरू में भी बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस अगर पपी को अपने घर में प्रॉपर रखना है, अपने एक्सपीरियंस को अच्छा रखना है, तो स्ट्रेस लेवल जितना हम रिड्यूस कर सकें वो उतना बेहतर होगा। तो एक्सरसाइज हमेशा 3-3.5 महीने के बाद ही आप सोचें। तो ये थे एक्सपर्ट डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी, जिनसे हमने जाना कि अगर आप एक छोटे बेबी पपी को घर पे लेके आ रहे हैं और उसकी क्या केयर आपको करनी है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि उसकी केयर कैसे करना है, कब उसको वैक्सीनेशन करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको व्यवहार को जानना है। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हम आपका जो भी सवाल होगा उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ हमारे आज के इस सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।